मैं एक टॉप फैमिली के नंबर 1 जीनियस के रूप में रीइंकार्नेट हुआ था, लेकिन मेरी मंगेतर ने सबके सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने मेरे मुंह पर कहा, सुयु, मैं तुम्हारे जैसे लड़के से शादी करने के बजाय किसी कुत्ते से शादी करना पसंद करूंगी। इस एक्वर्ड सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पास्ट सेल्फ कितना अंधा था। उसने इस आसान फरामोश लड़की को चुना ही क्यों? टैलेंट के मामले में मैं उससे कहीं बेहतर था और लिन फैमिली तो कुछ भी नहीं थी। अगर मैं उसे पसंद नहीं करता तो लिन फैमिली बहुत पहले ही तबाह हो चुकी होती। वह मुझ पर चिल्लाई और बोली कि मैं कूल बनने की कोशिश बंद करूं और उसके पास कभी वापस ना आऊं। उसने कहा कि वह इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती है। उसे मेरा यह क्लिंगी बिहेवियर घिनौना लगता है। मैं बोर हो गया और उससे कहा, तुम बहुत लाउड हो, जरा शांत हो जाओ। अगर तुम्हें एंगेजमेंट तोड़नी है तो बस तोड़ दो, तुम्हें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? वह हैरान रह गई। भीड़ जमा हो गई, यह सोचकर कि क्या सुयु ने सच में ब्रेकअप एक्सेप्ट कर लिया है। क्या चल रहा था? ये प्लॉट ट्विस्ट कैसे हुआ? एक लड़का तुरंत अपने डैड को कॉल करने और अपनी फैमिली को इस न्यूज से अलर्ट करने के लिए भागा। उसने मुझसे कहा कि वह सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करता। क्या मैं कसम खा सकता हूँ? मैंने तुरंत कसम खाई। मैं सुयु अब लिन पांगशी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखूंगा और कल पर्सनली आकर ऑफिशियल इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दूंगा। अगर मैं अपना प्रॉमिस तोड़ता हूँ तो मैं वाइप आउट हो जाऊंगा। उसने कहा, ठीक है, वह इस बार मुझ पर भरोसा कर रही है। मैंने मन ही मन सोचा, ये ओवर कॉन्फिडेंट लड़की कितनी बेवकूफ है। कसम खाने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारी लिन फैमिली और उस मेन कैरेक्टर को जिंदा रहने दूंगा। ओरिजिनल बुक की स्टोरी के अकॉर्डिंग इस डेस्टिन्ड हीरो के पैरों के नीचे कुचला जाना मेरी और सु फैमिली की किस्मत थी, लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ को इजियर और लॉन्गर बनाना था। इसलिए लिन फैमिली और वो डेस्टिन्ड हीरो दोनों का मरना तय था। तभी मेरे माइंड में एक वॉइस फुसफुसाई, सिस्टम बाइंड कंप्लीट हो गया है। मैंने तुरंत पूछा कि इसके फंक्शंस क्या हैं। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि उसका एआई मुझे अल्टीमेट डेस्टिन्ड विलेन बनाना है और मेरा करंट मेन क्वेस्ट डेस्टिन्ड हीरो चू फेंग को के एलिमिनेट करना है। ऐसा करने से मुझे मैसिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मैंने सोचा कि अगर मैंने पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हीरो का लक सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथेंड हो जाएगा। आखिर मेरी एक्स की लिन फैमिली मेरी सु फैमिली के रिसोर्सेज का यूज करके इस चू फेंग को ट्रेन कर रही थी। लिन पांगशी ने एटीट्यूड के साथ कहा कि अब जब चीजें क्लियर हो गई हैं तो वह जा रही है और कल घर पर मेरा वेट करेगी। उसने मुझे टोंट मारते हुए कहा, अपना प्रॉमिस मत तोड़ना वरना मैं मारी जाऊंगी। जैसे ही वह मुड़ी मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, जब तुम मेरे या मेरी फैमिली के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं चाहती हो तो वह बी रैंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलॉय वेपन और जो रिंग तुमने पहन रखी है उसे वापस कर दो, क्योंकि तुम अब उनके लायक नहीं हो। उसने गुस्से में पूछा, सुयु, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम वे चीजें वापस मांग रहे हो जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी? मैंने कॉन्फिडेंस से रिप्लाई किया, जब तुमने खुद कहा कि तुम मेरे साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहती हो तो मैं अपनी सु फैमिली की चीजें वापस क्यों न लूं? और वैसे भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने उसे डांटते हुए पूछा कि क्या वह सिर्फ फ्री बेनिफिट्स ढूंढ रही है? क्या उसे लगता है कि कोई भी सु फैमिली को बुली कर सकता है? तभी एक नए कैरेक्टर ने हीरोइक अपीयरेंस दी और पूछा कि क्या सु फैमिली का यंग मास्टर सिर्फ लड़कियों को बुली करना जानता है? लोगों ने तुरंत उसे पहचान लिया। ये सीनियर ईयर क्लासरूम का चू फेंग था। मैंने उससे पूछा कि लिन पेंगक्सी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। उसने कहा कि वे अच्छे दोस्त हैं। मैंने ब्लंटली उसका मुंह बंद करते हुए कहा, जब यह एक पर्सनल मैटर है तो तुम्हारे जैसा आउटसाइडर इंटरफियर करने वाला कौन होता है? मैंने सबके सामने क्लैरिफाई किया कि जो आइटम्स मैंने दिए थे वे कभी भी परमानेंट गिफ्ट्स के तौर पर नहीं थे। चू फेंग ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की और कहा, सु फैमिली का यंग मास्टर कितना चीप है जो अपने दिए हुए गिफ्ट्स वापस ले रहा है। मैंने उसे इग्नोर किया और लिन पांगशी से दोबारा स्टर्न वॉइस में पूछा। फाइनली उसने गुस्से में उन्हें वापस फेंक दिया और कहा, ठीक है, इसे ले लो। मैंने उससे कहा कि अपने डैड को रेडी रखे, मैं कल पर्सनली आऊंगा और इस एंगेजमेंट को तोड़ दूंगा। चू फेंग उसे ले गया और उसे रीअश्योर किया कि वह उसके लिए एक बेहतर वेपन ढूंढेगा। जैसे ही वह गया, सिस्टम ने अनाउंस किया कि मैंने सक्सेसफुली स्टोरी लाइन को चेंज कर दिया है, जिससे मुझे एक न्यूबी गिफ्ट पैक मिला है। मैंने इसे खोला और इसमें एक रेल अपग्रेड कार्ड, एक गोल्डन बॉडी 9 स्टेज टेक्निक और एक 100 किलोग्राम 9th रैंक एसेंस मिला। ये एक ह्यूज सरप्राइज था। मैंने सोचा सिर्फ एक छोटा सा प्लॉट चेंज करने से इतने मैसिव रिवॉर्ड्स मिले, तो अगर मैं आगे बढ़कर चू फेंग की बिग अपॉर्चुनिटी को चुरा लूं तो क्या मुझे मार्शल सेंट लेवल के रिवॉर्ड्स मिलेंगे? बस यह सोचकर ही मैं पूरी तरह हाइप्ड हो गया। मगर लिन फैमिली के घर का सीन बिल्कुल डिफरेंट था। लिन पांगशी के फादर बिना पूछे सुयु के साथ एंगेजमेंट तोड़ने के लिए उसे डांट
काट रहे थे और वह बस रोने का नाटक कर रही थी। उसने अपने डैड से कहा, आप सुयु से इतना क्यों डरते हैं? वह सिर्फ एक अमीर किड है जो अपनी फैमिली की वेल्थ पर राइड कर रहा है। उसने अपने डैड को याद दिलाया कि वह जल्द ही 8th रैंक पर पहुंच जाएंगे, इसीलिए अब उन्हें एसिड फैमिली के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। वह लिन फैमिली के फॉर्मर ग्लोरी को रिस्टोर करने के लिए अपने डैड को मैनिपुलेट कर रही थी। उसके डैड उसकी बातों में आ गए। उन्होंने डिसाइड किया कि जब मैं आज उनके घर आऊंगा तो वह मुझे एक सबक सिखाएंगे, एंगेजमेंट तोड़ेंगे और मुझसे अपोलॉजी की डिमांड करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उरुग्वे उनकी बेटी मुझसे कहीं बेहतर है। तभी मैंने उनके घर के हॉल में एंटर किया और एक कोल्ड स्माइल के साथ पूछा, लिन फैमिली के हेड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरह की अपोलॉजी चाहते हैं। क्या आपने मेरी फैमिली की सारी चीजें रेडी रखी हैं? उन्होंने अपना फेक एटीट्यूड मेंटेन रखा और कहा, सुयु, मैं तुम्हारा ब्रेकअप एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हें कल मेरी बेटी को जो इंसल्ट दिखाई उसके लिए उससे माफी मांगनी होगी, वरना मैं पर्सनली फैमिली के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि उन्होंने तुम्हें क्या मैनर्स सिखाए हैं। मैं उनकी बातों पर हंस पड़ा। मैंने डायरेक्टली उन्हें उनकी जगह दिखाते हुए कहा, आप सिर्फ एक 7th रैंक पीक मार्शल आर्टिस्ट हैं। मेरी फैमिली पर सवाल उठाने की हिम्मत आपको कहाँ से मिली? यह सुनकर वह चिल्लाया, मैं इंसल्टेड हूँ। क्या मेरे एल्डर्स ने मुझे ग्रैंड मास्टर की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया? मैंने काउंटर किया, आपको ग्रैंड मास्टर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन आप मुझ पर प्रेशर डालने के लिए किस पोजीशन का यूज कर रहे हैं? अपनी 7th रैंक कल्टीवेशन का या एक फर्स्ट ईयर फैमिली हेड के रूप में अपने प्राइड का? तभी चू फेंग अंदर घुस आया और बोला, सुयु, तुम ग्रैंड मास्टर से ऐसी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। मत भूलो, वो पांगशी के फादर हैं। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। पांगशी चिल्लाई, मेरी फैमिली ने ब्रेकअप एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए अब हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है और मैं जा सकती हूँ। मैंने लो वॉइस में कहा, अगर ऐसा है तो मुझे फैमिली द्वारा दिए गए सभी एंगेजमेंट गिफ्ट्स वापस चाहिए। मैंने लिस्ट गिनाई, 20 किलोग्राम 8th रैंक एसेंस, 2 A रैंक वेपन्स, 3 B रैंक वेपन्स और कई प्रॉपर्टीज में शेयर्स। यह सुनकर वे हैरान रह गए। यह सब वापस करने का मतलब होगा कि लिन फैमिली की पूरी वेल्थ 70% तक गिर जाएगी। मैंने उनसे पूछा, क्या उनके पास मेरी चीजें रेडी नहीं थी? पांगशी चिल्लाई, तुम कितने शेमलेस हो। उसने कहा, क्योंकि मैंने खुद ब्रेकअप इनिशिएट किया है, इसीलिए मुझे गिफ्ट्स वापस मांगने का कोई राइट नहीं है। चू फेंग ने अपनी हीरोइज्म दिखाते हुए इंटरवीन किया और कहा, अगर तुम सच में एक मर्द हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि ब्रेकअप के बाद फेवर वापस नहीं मांगा जाता। लिन फैमिली के हेड ने भी कहा, गिफ्ट्स वापस नहीं मिलेंगे, वह मुझसे नहीं मिलेंगे, और अगर मैं अभी चला जाऊं तो वह मेरी इस डिसरिस्पेक्ट को माफ कर देंगे। यह सुनकर मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा। वह गुस्से से आग बूला हो गया और उसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड मेरे 5th ग्रैंड अंकल, जो एक जियाबुक 9th रैंक ग्रैंड मास्टर है, अपीयर हुए और उन्होंने लिन हो को नीचे पिन कर दिया। मैंने कॉन्फिडेंस से कहा, लिन हो, आप सिर्फ एक 7th रैंक मार्शल आर्टिस्ट हैं। इस यंग मास्टर पर हाथ उठाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? इसे थप्पड़ मारो। मेरे ग्रैंड अंकल ने उसे उसकी ट्रू वर्थ याद दिलाई। वह एक चींटी जैसी यूजलेस फैमिली से आया है और फिर भी हमारी फैमिली के खिलाफ बोल रहा था। लिन हो गुस्से और डर में चिल्लाया, क्या यह 9th रैंक ग्रैंड मास्टर रूल्स तोड़ रहा है? हाई रैंक एक्सपर्ट्स लो रैंक वालों को नहीं मार सकते। मेरे ग्रैंड अंकल ने स्मगली रिप्लाई किया, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर सकता हूँ। और अगले ही मोमेंट लिन हो जमीन पर घुटनों के बल था। अपने डैड को घुटनों पर देखकर लिन पांगशी मुझ पर चिल्लाने लगी। उसने कहा, सुयु, तुम एक जर्क हो, मेरे डैड को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चू फेंग आगे आया और एक हीरोइक टोन में बोला, सुयु, तुम सिर्फ अपनी फैमिली की पावर के दम पर दूसरों को बुली करते हो। आज मैं चू फेंग तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अगर तुम एक मर्द हो तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। मैंने एक कोल्ड स्माइल के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। हमने फाइट शुरू की और एक ही ब्लो में मैंने उसकी फुल स्पीड और पावर को काउंटर कर दिया। उसने अपना आपा खो दिया और चिल्लाया, ये इम्पॉसिबल है, तुम 6th रैंक मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन गए? कल तक तो तुम सिर्फ एक अर्ली 5th रैंकर थे। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम छोटे इडियट, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हारी समझ से परे हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि उसकी पावर डिसेंट थी और उसके अटैक्स में एक 5th रैंकर की स्ट्रॉन्ग मेंटल एनर्जी थी। वह जमीन पर गिर गया, ये चिल्लाते हुए कि वह इस डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुरंत सिस्टम का फॉर्मूला मेरे माइंड में आया। प्रोटैगोनिस्ट का मेंटल स्टेट डीपली डिस्टर्ब हो गया था। प्रोटैगोनिस्ट को सक्सेसफुली हिट करने पर आपको 1000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, सिर्फ एक छोटा सा अटैक और सीधे 1000 पॉइंट्स। यह चू फेंग मेरे लिए एक गोल्डन गूस बन गया है। चू फेंग बेकाबू हो गया। उसने कहा, तुमने जरूर कोई चीप ट्रिक यूज की होगी, और वह दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने उसके अटैक को एक बच्चे के खिलौने
दीवाने की तरह ब्लॉक कर दिया। मैंने उससे कहा, क्या मैंने एक्सीडेंटली तुम्हारी तारीफ कर दी? तुम बहुत हवा में उड़ रहे हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ सिर्फ एक बच्चे के लेवल की है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम एडल्ट्स का मुकाबला कर सकते हो। उसे जमीन पर पिन करने के बाद मैं लिन हो की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या मुझे अब मेरे सु फैमिली के गिफ्ट्स वापस मिलेंगे? पांगशी गुस्से से उबल रही थी। वह चिल्ला रही थी, लिन फैमिली को इतना बड़ा डेट क्यों बियर करना चाहिए? और मुझे कर्स कर रही थी। मैंने उसकी वॉइस को साइलेंस किया और उसके पास जाकर केयरफुली एक्सप्लेन किया, लिन पांगशी, तुम मिस्टेकन हो। पहली बात तो यह कि मैं यहाँ तुमसे बार्गेनिंग नहीं कर रहा हूँ, और दूसरी बात, तुम्हें मेरे सामने इस तरह चिल्लाने का कोई राइट नहीं है। सिचुएशन को हाथ से बाहर निकलते देखकर लिन हो चिल्लाया, स्टॉप! मैं सु फैमिली के सारे गिफ्ट्स वापस करने के लिए रेडी हूँ। उसने मुझे इक्वल वैल्यू के रिसोर्सेज दिए। मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया और कहा, एग्जैक्टली, हमारी सु फैमिली की चीजें फ्री में नहीं दी जाती। तभी सिस्टम से एक और रिवॉर्ड साउंड आई। हीरोइन की फैमिली के प्रेस्टीज को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करने और उनके लक को कट करने के लिए आपको एक एस रैंक, तियान, युआन, स्वॉर्ड और 3000 विलन पॉइंट्स का रिवॉर्ड दिया जाता है। मैटर रिजॉल्व होने के बाद मैं स्माइल किया और उसे फेयरवेल दिया। जैसे ही मैं जाने लगा, मैंने उसे 9th रैंक एसेंस दिखाया और उसे टोंट मारा। वैसे ये बहुत सैड है, मैं ये प्रीशियस एसेंस लिन फैमिली के हेड को देना चाहता था, लेकिन अब तुम इसके लायक नहीं हो। मैंने सबके सामने ओपनली अनाउंस किया कि आज से सु फैमिली और लिन फैमिली के बीच कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। सारे बिजनेस कट ऑफ किए जाते हैं। मेरे अनाउंसमेंट के तुरंत बाद वहां खड़े टैंक फैमिली और अन्य बिजनेस पार्टनर्स ने रेटिलिएट किया। उन्होंने लिन हो के साथ सभी कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए और उससे पेनल्टीज की डिमांड की, यह क्लेम करते हुए कि उन्होंने सु फैमिली के रेफरेंस की वजह से ही लिन फैमिली के साथ बिजनेस किया था। लिन गुस्से और हेल्पलेसनेस में चिल्लाता रह गया। सिस्टम ने फिर काम किया। हीरोइन की फैमिली को इनडायरेक्टली सप्रेस करने के लिए आपने एक और 2000 विलन पॉइंट्स अर्न किए हैं। सीन चेंज हुआ और मैं अपने घर वापस आ गया। मैं वहाँ थोड़ा जोन्ड आउट होकर बैठा था। तभी मेरे डैड आए। उन्होंने मुझसे बैठने को कहा और कहा कि जब घर पर अकेले में कोई आउटसाइडर न हो तो फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या वह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड में वापस जा रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वह कुछ माइनर मैटर्स को हैंडल करने के बाद चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अब जब मेरी आंखें खुल गई हैं तो मुझे इस फ्री टाइम में प्रॉपर्ली ट्रेन करना चाहिए। मैंने पास्ट के कुछ सालों में बहुत सा टाइम वेस्ट किया था। उन्होंने मुझे गुड न्यूज दी कि उन्होंने पूरी फैमिली को ऑर्डर दे दिया है कि मेरे ट्रेनिंग रिसोर्सेज अब लिमिटेड नहीं रहेंगे। यह सुनकर मैं खुशी से क्रेजी हो रहा था। सच में घर पर ऐसी इनफाइनाइट वेल्थ होना एक ड्रीम जैसा था। मैंने कॉन्फिडेंस के साथ डैड को अश्योर किया कि इस साल मैं क्योटो मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन एग्जाम में टॉप करूंगा। डैड ने मुझे एक प्राउड स्माइल दी और कहा कि वह अब स्ट्रेस फ्री भी है और मुझे लिन फैमिली के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी अपने मेन को उन्हें एलिमिनेट करने का ऑर्डर दे दिया था। जब मैं अकेला था, मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला। मैं जानता था कि ये सभी विलन पॉइंट सिस्टम की शॉप में यूजफुल होंगे। जब मैंने शॉप चेक की तो मुझे ऐसे लेजेंडरी आइटम्स मिले जिन्हें देखकर किसी भी हाई लेवल मार्शल सेंट की आंखें फटी की फटी रह जाएं। लेकिन मैं पूरी तरह रिलैक्स था क्योंकि मैं जानता था कि मैं उन सभी हिडन अपॉर्चुनिटीज को चुराने जा रहा हूँ जो चू फेंग को फ्यूचर में मिलने वाली थी। इसलिए पॉइंट्स की कोई कमी नहीं थी। मैंने उस पर थोड़ा और प्रेशर डालने का एक प्लान बनाया। मैंने अपने एक सबऑर्डिनेट को कॉल किया और उन्हें मीडिया में उनके ब्रेकअप की न्यूज स्प्रेड करने का ऑर्डर दिया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि लिन पांगशी और चू फेंग का अफेयर चल रहा था और लिन फैमिली ओपनली अपना पैसा चू फेंग पर स्पेंड कर रही थी। उसने तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और जल्द ही ये न्यूज हर जगह हेडलाइंस बन गई। शॉकिंगली लिन फैमिली की प्रिंसेस ने एंगेजमेंट तोड़ दी क्योंकि वह सीक्रेटली दूसरे मर्द को स्पॉन्सर कर रही थी। लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि जो लड़की बाहर से इतनी इनोसेंट दिखती है वह अंदर ही अंदर इतने गेम्स खेल रही थी। अगले ही दिन लिन पांगशी गुस्से से भरी मेरे पास आई। वह चिल्लाई, सुयु, तुम एक टोटल जर्क हो। तुमने मेरे और चू फेंग के बारे में ऐसी वाइल्ड चीजें फैलाकर मेरी रेपुटेशन रूइन कर दी है। मुझे आज एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। पूरी तरह इनोसेंट एक्ट करते हुए मैंने पूछा, किस तरह का एक्सप्लेनेशन? मैंने मीडिया से कुछ नहीं कहा। हर कोई जानता है कि हमारा ब्रेकअप पब्लिकली हुआ था और वैसे भी जब तुम्हारी ऑलरेडी मुझसे एंगेजमेंट हो चुकी थी तो तुम चू फेंग के साथ इतनी क्लोजली क्यों घूम रही थी? क्या ये थोड़ी बहुत तुम्हारी गलती नहीं है? वह रोई आई और चिल्लाई, और चू फेंग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और लोगों का माइंडसेट कितना नेस्टी है। मैंने कॉप्टली रिप्लाई किया, लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे क्या डिफरेंस पड़ता है? अब जब हमारा कोई कनेक्शन नहीं बचा है तो मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। तुम्हें
तुम्हें यहाँ आकर मुझसे सवाल पूछने का कोई राइट नहीं है। वह रोने लगी और मुझे कर्ज करते हुए बोली कि वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सिंपली गुड डे गुड बाय कह दिया। पास खड़े लोग स्टंट थे। स्टूडेंट्स उससे और उसके अच्छे दोस्त को देखकर उन्हें मर्सिलेसली ट्रोल करने लगे। स्टोरी मेरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होती है। हमारे टीचर ने अनाउंस किया कि ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए सिर्फ 9 दिन बचे हैं और हमारी फाइनल क्लोज ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। हेवनली रैंकिंग अगले 8 दिनों में डिसाइड की जाएगी। जो स्टूडेंट फर्स्ट प्लेस पर आएगा उसे एक 9th रैंक एसेंस, एक E रैंक अलॉय वेपन, एक प्योर 9th रैंक ग्रैंड मास्टर से डायरेक्ट ट्रेनिंग और मिलिट्री में लेफ्टिनेंट रैंक मिलेगी। जो सेकंड और थर्ड आएंगे उन्हें भी 8th रैंक रिसोर्सेज और सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक मिलेगी। तभी मैंने चूफेंग को नोटिस किया और उसका ऑरा काफी डिफरेंट लग रहा था। वह ऑनरेडी 5th रैंक के मिड स्टेज पर पहुंच चुका था। मैंने मन ही मन सोचा ये अमेजिंग है, ये एक नंबर 1 डेस्टिन्ड प्रोटैगोनिस्ट है। उसने सिर्फ कुछ ही दिनों में एक मेजर रैंक अपग्रेड कर लिया। उसकी स्पीड एब्सोल्युटली अनरियल थी। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस चूफेंग को इजीली लेवल अप नहीं करने दे सकता। मुझे उन सभी अपॉर्चुनिटीज और लक को कट ऑफ करना होगा जो उसके रास्ते में आ रहे हैं। मीटिंग एंड होती है और सब लोग डिस्बैंड हो जाते हैं। मीनवाइल चूफेंग फ्यूरियसली ट्रेन कर रहा था, पूरी तरह अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करने पर फोकस था और सडनली उसने एक और ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया। वह रैंक 5 के लेट स्टेज पर पहुंच गया। उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज एरोगेंस भर गया और उसने खुद से कहा अगर कोई रैंक 6 अर्ली स्टेज फाइटर भी अपीयर हो जाए तो वह उसका सामना नहीं कर पाएगा। उसने उसे अपने पैरों के नीचे कुचलने और अपने पुराने थप्पड़ का बदला लेने की कसम खाई। इसके बाद चूफेंग पूरी तरह इंसेन हो गया। एक ही दिन के भीतर उसने हेवनली रैंकिंग के नंबर 9 को हरा दिया। उसने ओपनली डिक्लेयर किया कि नंबर 9 तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब नंबर 1 किंग के लिए अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन करने का टाइम आ गया था। उसने उसे चैलेंज किया। पूरा ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ था और हर कोई उसके लिए चीयर कर रहा था। लेकिन एंड में चूफेंग ने अपनी पावर दिखाई और ये किंग को भी नॉकआउट कर दिया। जीतने के बाद वह स्टेज पर खड़ा हुआ और चिल्लाया कि वह जानता है कि हर कोई उसे फॉर ग्रांटेड लेता था और उसे सिर्फ एक टॉय बॉय समझता था, लेकिन उसने अपनी पावर प्रूव कर दी थी। उसने पूरी आवाज में मुझे चैलेंज करते हुए कहा, सुयू कल शाम 5 बजे अगर तुम एक मर्द हो तो मुझसे फाइट करो। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं उस लिन पांगशी के लायक हूँ, तुम नहीं। थोड़ी देर बाद मेरा एक फ्रेंड डिस्ट्रॉट होकर मेरे रूम का डोर बैंग करने लगा। वह पैनिक हो गया और उसने मुझसे कहा, ब्रदर यू एरिना में एक ह्यूज कमोशन हुआ है। चूफेंग ने कई टॉप रैंक प्लेयर्स को हरा दिया है और अब वह स्टेज से तुम्हें चैलेंज कर रहा है। मैं स्माइल किया और सोचा ऐसा लगता है कि हमारे हीरो को अब रडार के नीचे रहना पसंद नहीं है। मैंने कूली कहा, चलो चलकर देखते हैं कि क्या चल रहा है। जब मैं एरिना पहुंचा तो चूफेंग स्टेज पर खड़ा था और माइक्रोफोन में कह रहा था, अगर मुझ में करेज है तो मुझे आकर उससे फाइट करनी चाहिए। स्टेज की तरफ वॉक करते हुए मैंने लाउडली कहा, कल तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास स्पेयर करने के लिए टाइम नहीं है। अगर तुम मेरे सिर्फ एक अटैक को विदस्टैंड कर लेते हो तो मैं इस फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। क्या तुम ये बेट एक्सेप्ट करते हो? कंफ्यूज होकर चूफेंग ने पूछा, बदले में मुझे क्या चाहिए? उसने क्लियरली कहा कि अगर मैं उससे पांगशी को गिव अप करने के लिए कहूंगा तो वह नहीं करेगा। मैं हंसा और उसे डिसमिस किया। मुझे ऐसी थर्ड रेट वुमन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस बेट में तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है। यह बेट सिर्फ इसलिए है ताकि मैं तुम्हें ऐसी बकवास करने से रोक सकूं। चूफेंग ने गुस्से में कहा, आइडल टॉक का कोई यूज नहीं है, चलो अभी फाइट करते हैं। वे स्टेज पर आमने सामने खड़े हो गए। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और चिल्लाया, सुयू यह स्ट्राइक मेरे उस पुराने थप्पड़ का बदला है। उसने अपनी अल्टी ताकि मैं तुम्हें ऐसी बकवास करने से रोक सकूं। चूफेंग ने गुस्से में कहा, आइडल टॉक का कोई यूज नहीं है, चलो अभी फाइट करते हैं। वे स्टेज पर आमने सामने हो गए। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और चिल्लाया, सुयू ये स्ट्राइक मेरे उस पुराने थप्पड़ का बदला है। उसने अपनी अल्टीमेट स्टार स्वॉर्ड आर्ट का यूज किया और हवा में जंप किया। वह ऊपर से अटैक करने लगा। मैंने पूरी तरह बोल्ड टोन में कहा, मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे कोई भी मेरे हेड के ऊपर उड़ने की कोशिश करे, ये पसंद नहीं है। वह एटीट्यूड के साथ चिल्ला रहा था कि मैं इस अटैक को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा और मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। मैंने सिर्फ एक वर्ड कहा, नॉइजी, और एक छोटे से मूवमेंट के साथ मैंने उसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। चूफेंग शॉक से क्रेजी हो गया, यह सोचते हुए कि यह कैसे इम्पॉसिबल था। मैंने उसे याद दिलाया, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कोई मेरे हेड के ऊपर उड़े ये पसंद नहीं है। अब मैं सिर्फ एक बार स्ट्राइक करूंगा, अगर तुम सरवाइव कर गए तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैंने अपनी हेवनली स्किल का यूज किया और उस पर एक मैसिव प्रेशर ड्रॉप डिलीवर किया। चूफेंग चिल्लाया, यह इम्पॉसिबल है, और उसने अपने सभी अल्टीमेट मूव्स ट्राई किए, लेकिन एंड
एंड में वह जमीन पर लेटा हुआ था, बैडली डस्ट बाइट कर रहा था। फाइनली उसकी स्कूल के एक टीचर आए और उन्होंने उसकी लाइफ बचाई। चू फेंग ने थोड़े शेम के साथ अपने टीचर से उन्हें डिसअपॉइंट करने के लिए ये अपोलॉजी मांगी। इसके तुरंत बाद स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हान आए और मुझे डांटने लगे, यह कहते हुए कि मैं चैलेंज मैच में लीथल अटैक्स का यूज कर रहा था और मैंने रूल्स तोड़े हैं। मैंने डायरेक्टली उनकी आंखों में देखा और पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा रूल तोड़ा है। जहाँ तक मुझे याद है, एक रैंकिंग टूर्नामेंट कोई ऑर्डिनरी मैच नहीं होता। यह ओपनली हमें अपनी फुल पावर का यूज करने के लिए एनकरेज करता है, ताकि हम अपना ट्रू पोटेंशियल एनालाइज कर सकें और चैलेंजर को कंप्लीट रिस्पेक्ट दे सकें। और सेफ्टी के लिए वहाँ मेंटर्स थे ही। वैसे भी तो क्या अब अपनी पूरी जान लगाकर लड़ना रूल्स तोड़ना बन गया है? वाइस प्रिंसिपल हान का ईगो हर्ट हो गया और वह चिल्लाए, सुयू, क्या तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया? मैंने अपना चेहरा सहलाते हुए शांति से रिप्लाई किया, हमारी फैमिली के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और हम हमेशा उन सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं जो इसके लायक हैं, लेकिन उनकी नहीं जो टीचर के टाइटल के लायक ही नहीं है। मैं उन्हें एक एल्डर कंसीडर करना जरूरी नहीं समझता। यह सुनकर हान अगबूला हो गए और बोले कि वह देखना चाहते हैं कि मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई। उनकी पावर को बढ़ता देख मैंने उन्हें डायरेक्टली वार्न किया। मैंने कहा, अगर आप अपनी 8th रैंक स्ट्रेंथ का यूज करके मुझ पर अटैक करते हैं तो अपनी मौत के लिए रेडी रहिए। मेरी फैमिली बिना किसी रीजन के किसी को ऑप्रेस नहीं करती, लेकिन हम किसी से डरते भी नहीं हैं। अगर मैंने कोई मिस्टेक की होती तो आप मुझे मार सकते थे और हमारी फैमिली एक वर्ड भी नहीं बोलती, लेकिन अगर आप बिना किसी प्रूफ के मुझ पर अटैक करते हैं तो मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन हमारी फैमिली के सभी मार्शल सेंट्स 9th रैंक और 8th रैंक वॉरियर्स आपको कुचलकर धूल में मिला देंगे। वाइस प्रिंसिपल हान ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, एक छोटा बच्चा पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मैंने भीड़ में खड़े अपने भाइयों की तरफ देखा और पूछा, मेरे भाइयों, अगर इस वाइस प्रिंसिपल ने बिना कोई रूल तोड़े मुझे मार दिया तो तुम क्या करोगे? मेरे इस सवाल पर हर कोई शेरों की तरह दहाड़ उठा और डिक्लेयर किया कि अगर हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर को अनजस्टली मारा गया तो पूरी फैमिली अब्यूसिएगी, अपनी हर चीज का यूज करके इस आदमी और इसके ब्लड लाइन को वाइप आउट कर देगी। इस कमोशन के बीच मेरे स्किन सेकंड ग्रैंड अंकल वहां पहुंचे। अपनी डीप और स्ट्रॉन्ग वॉइस में उन्होंने कहा, हान वाइस प्रिंसिपल, मैं भी यहाँ हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ कि मेरे पोते ने क्या क्राइम किया है। अगर उसने रूल्स तोड़े हैं तो उसे क्रूसीफाई कर दो, सो फैमिली कभी कंप्लेन नहीं करेगी। लेकिन अगर आप कोई रीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते तो भले ही हमें सेंट ये जैसे लेजेंड को एंटागोनाइज करना पड़े, हम डेफिनेटली बदला लेंगे। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल के पसीने छूट गए। वह हकलाते हुए बोला, ये एक स्कूल है और रूल ब्रेकर्स को पनिश करना स्कूल का राइट है। मैंने डायरेक्टली मेन प्रिंसिपल की तरफ देखा जो वहाँ पहुँच चुके थे और पूछा, प्रिंसिपल सर, प्लीज मुझे बताइए कि क्या मैंने कुछ भी गलत किया है? नेशनली रैंक्ड नंबर 1 ने मुझे चैलेंज किया और एक लोअर रैंकर के रूप में मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया। इसमें कौन सा रूल वायलेट हुआ? जब कोई रूल नहीं टूटा तो ये वाइस प्रिंसिपल मुझे पनिश क्यों करना चाहते हैं? प्रिंसिपल एग्री हो गए और वाइस प्रिंसिपल हान को पब्लिकली ये एडमिट करने के लिए फोर्स किया गया कि उन्होंने मुझ पर फॉल्स एक्यूजेशन लगाए थे और उन्होंने माफी मांगी। लेकिन मैंने कोल्डली रिप्लाई किया, मैं आपकी अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे ग्रैंड अंकल ने एक ही झटके में हान को एक पावरफुल ब्लो दिया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि एक फेक अपोलॉजी फैमिली को स्मीयर करने की कीमत नहीं चुका सकती और ये थप्पड़ एक मार्शल सेंट फैमिली की डिसरिस्पेक्ट करने का रिजल्ट था। अपने टीचर को पिटता देखकर चू फेंग का हीरोइक मूड ऑन हो गया। उसने एक ड्रामेटिक लाइन डिलीवर की, सुयू, इस दिन को याद रखना, 30 साल नदी के इस पार और 30 साल नदी के उस पार। आज तुमने मुझे और मेरे टीचर को सब्जुगेट करने के लिए अपनी फैमिली के सपोर्ट का एडवांटेज उठाया, लेकिन एक दिन मैं पर्सनली इस इंसल्ट का बदला लूंगा। मैं उसकी इस मूवी लाइक डिलीवरी पर सिंपली हंसा और कहा, ठीक है किड, तब तक हार्ड वर्क करते रहो। फाइनली प्रिंसिपल ने स्ट्रिक्टली अनाउंस किया कि इस चैलेंज का ट्रू विनर सुयू जीत है। प्रिंसिपल ने एक और शॉकिंग न्यूज डिलीवर की। उन्होंने अनाउंस किया कि कल रैंकिंग्स लॉक होने के बाद टॉप 20 स्टूडेंट्स को हमारे 9th रैंक ओल्ड प्रिंसिपल की मार्शल आर्ट्स लेगेसी को इनहेरिट करने का चांस मिलेगा। यह सुनकर पूरी भीड़ एक्साइटमेंट में इरप्ट हो गई। हर कोई एक्साइटेड था क्योंकि एक 9th रैंक ग्रैंड मास्टर का इनहेरिटेंस किसी भी अन्य आइटम से कहीं ज्यादा प्रेशियस था। प्रिंसिपल ने तब सेफली और पोलाइटली मेरी फैमिली के एल्डर्स से लीव लेने की रिक्वेस्ट की और उन्हें अश्योर किया कि मेरी सेफ्टी अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल ने डायरेक्टली वीपी हान को वार्न किया कि वह अपने माइंड से किसी भी असैसिनेशन प्लान को रिमूव कर दें, वरना एक मिनिस्टर भी उनकी हेल्प नहीं कर
पाएगा। उन्होंने फिर मुझसे वापस जाने और प्रॉपर्ली रेस्ट करने को कहा और इन्फॉर्म किया कि परसों स्कूल के पीछे नर्सिंग होम में एक गैदरिंग होगी। वापस लौटने पर मेरे माइंड में सिस्टम की वॉइस इको हुई, जिसने मुझे पूरे 15,000 विलन पॉइंट्स, तियानान पिल, हेवन एंड अर्थ पावर के 10 पॉइंट्स और एक सोल सेविंग क्रिस्टल का रिवॉर्ड दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस बार मैंने एक ट्रेमेंडस प्रॉफिट कमाया था। मैंने अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी डिसाइड की। जिस दिन मैं आउटर डायमेंशनल बैटलफील्ड में मार्शल गॉड का ट्रेजर ऑब्टेन कर लूंगा, इस हीरो चू फेंग का इस दुनिया में कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। उस रात मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला। मुझे नेक्स्ट लेवल में एक कंप्लीट ब्रेक थ्रू की जरूरत थी और उसके लिए मेरी फिजिकल कंडीशन का पीक पर होना जरूरी था। मैंने ब्लड वाइटलिज्म को बूस्ट करने का ऑप्शन सिलेक्ट किया। सिस्टम ने मुझे बताया कि इसे 100% तक इंक्रीज करने में 2,900 पॉइंट्स लगेंगे। मैंने पॉइंट्स स्पेंड कर दिए और सडनली एक एनरियल एनर्जी मेरे पूरे शरीर में सर्ज हुई। तब मुझे समझ आया कि सभी मेन कैरेक्टर्स अपने ब्रेक थ्रू से पहले 90% से ऊपर क्यों रहते हैं। उस अल्टीमेट पावर की फीलिंग सच में यूनिक थी। मेरे ब्रेक थ्रू की एनर्जी इतनी मैसिव थी कि वह एक फेनोमेनन बन गई और बाहर के लोग इसे नोटिस करने लगे। आसपास के लोग पॉइंट आउट करने लगे कि सुयु के विला से निकलने वाली एनर्जी एक हेवनली सोल ग्रैंड मास्टर बनने की एनर्जी है। यह सुनकर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तुरंत वहां पहुंचे। सरप्राइज से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगता था कि मैं एक लड़की के पीछे खुद को वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मैं सीक्रेटली ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच चुका था। स्काई में लाइटनिंग बोल्ट्स फ्लैश हो रहे थे, लेकिन वे डिस्ट्रक्शन के लाइटनिंग बोल्ट्स नहीं थे। उनके भीतर एक रिच लाइफ फोर्स थी, जैसे डिस्ट्रक्शन के बीच एक न्यू बर्थ। मैंने उस लाइफ फोर्स में टैप किया और अपनी बॉडी के भीतर इमोर्टल सब्सटेंस कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। कुछ इंटेंस हार्ट ट्रेनिंग के बाद मैंने फाइनली 7th रैंक ग्रैंड मास्टर का रैंक अचीव कर लिया। मैं सक्सेसफुली अपग्रेड हो गया था। मेरी बॉडी ऐसे ग्लो कर रही थी जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। मैं वंडर कर रहा था कि एक टिपिकल 7th रैंक वॉरियर के कंपैरिजन में मेरी कॉम्बैट पावर कितनी डेडली होगी। मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि मैं अकेले ही आउटर स्पेस बैटलफील्ड में किसी को भी टेक आउट कर सकता था। मेरे ग्रैंड अंकल स्माइल किए और उन्होंने मेरी जमकर तारीफ की। मेरी पूरी बॉडी के फाउंडेशन और सॉलिड ऑरा को नोट करते हुए मैंने लाउडली हम किया और उन्हें थैंक्स कहा। उन्होंने प्राउडली डिक्लेयर किया कि जिस रेट से मेरा टैलेंट डेवलप हो रहा है, मैं 20 साल में 9th रैंक मार्शल सेंट और 50 साल के भीतर एक फुल फ्लेज्ड मार्शल सेंट बन जाऊंगा। उन्होंने मुझे रेस्ट करने की एडवाइस दी और याद दिलाया कि मैं नेक्स्ट डे ओल्ड नर्सिंग होम विजिट करूं। जब मैं ओल्ड नर्सिंग होम पहुंचा तो प्रिंसिपल हम सबको रिटायर्ड ओल्ड मैन ओल्ड जाओ से मिलाने ले जा रहे थे। वहां बैठे अन्य सभी लेजेंड्स मेरी तरफ पॉइंट कर रहे थे और बात कर रहे थे कि सु फैमिली का लक कितना स्ट्रॉन्ग है कि उनके घर में एक हेवनली सोल ग्रैंड मास्टर आया है। वन बाय वन सभी स्टूडेंट्स एंटर कर रहे थे और कुछ देर बाद मेरी टर्न आई। जैसे ही मैंने एंटर किया, ओल्ड झाओ ने मुझे आवाज दी और बैठने के लिए कहा। उन्होंने मेरी स्ट्रेंथ देखी और एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, हमारे स्कूल में एक हेवनली सोल ग्रैंड मास्टर आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि मेरी यह मार्शल आर्ट्स लेगेसी आपके नेचर को सूट नहीं करती और मैंने उसके लिए किसी और को सिलेक्ट किया है। लेकिन एक सीनियर के रूप में मैं आपको किसी भी मार्शल आर्ट्स टेक्निक पर गाइड कर सकता हूँ। जो जानना चाहते हो पूछो। डायरेक्टली उनकी तरफ देखते हुए मैंने रिस्पेक्टफुली रिप्लाई किया, मुझे किसी टेक्निक की जरूरत नहीं है, मुझे बस उस स्पेसिफिक रूइन यानी मिस्टिक रूइन की चाबी चाहिए। क्या आप इसके सीक्रेट्स जानते हैं? ओल्ड झाओ का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने कहा कि वह पर्सनली कंफर्म कर सकते हैं कि अंदर के सीक्रेट का मार्शल गॉड से कोई कनेक्शन नहीं है। इस कंफर्मेशन से मुझे पता चल गया कि मेरा टारगेट कंफर्म था। ओल्ड झाओ ने फिर एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि उनके एक बहुत पुराने फ्रेंड का बेटा 19वें सिटी में रहता है। अगर मैं नेक्स्ट 100 इयर्स तक उसकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं तो वह मुझे वह की दे देंगे। मैंने बिना किसी डाउट के डील फाइनलाइज कर दी। मैंने कहा कि 100 इयर्स की प्रोटेक्शन एक छोटी सी बात है। अगर उसके पास अच्छा टैलेंट हुआ तो मेरी फैमिली उसे टॉप टियर रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी और उसे एक लेजेंड के रूप में ट्रेन करेगी। यह सुनकर ओल्ड झाओ बहुत सेटिस्फाइड हुए और उन्होंने मुझे की सौंप दी। उन्होंने अपनी चॉइस का एक और रेयर मिस्टीरियस आइटम भी मुझे सौंप दिया, यह कहते हुए कि चूंकि उनका एंड नजदीक है इसलिए उनके लिए इस सब का कोई यूज नहीं है, बस उनके फ्रेंड के बेटे का ख्याल रखना। मैंने सोचा, वाह, मैंने चू फेंक से एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी चुरा ली है। फिर वह हंसे और मुझे
मुझे बाहर भेज दिया ताकि वह अपनी रियल लेगेसी अन्य स्टूडेंट्स को दे सके। जैसे ही मैं बाहर आया, सिस्टम का प्रॉप प्ले में आ गया। अपने एनिमी प्रोटोगोनिस्ट की अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी चुराने के लिए कंग्रेचुलेशंस, आपको एक स्टार शैटरिंग रैंक वेपन दिया जाता है। स्कूल ने एक फाइनल नोटिस इश्यू किया जिसमें स्टेट किया गया कि हमें ठीक 7 दिनों में असेंबल होना है। हमारा फाइनल टेस्टिंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड पर होगा और हमारा प्राइमरी गोल जिंदा वापस आना था। कैमरा दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहां चू फेंग अपनी आइसोलेशन ट्रेनिंग कंप्लीट करके सीधे लिन फैमिली के डोर स्टेप पर उनसे मिलने पहुंचता है। लिन हाउ और उनकी फैमिली के मेंबर्स उसे एक वीआईपी की तरह अंदर इनवाइट करते हैं। लिन हो प्राउडली अपनी फैमिली से कहता है, देखा, मैंने तुमसे शुरू से ही कहा था कि मैंने उसे अपना प्रेशियस बी रैंक वेपन देकर कोई मिस्टेक नहीं की। चू फेंग ने बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहा कि उसका यह अचीवमेंट पॉसिबल नहीं होता अगर सु फैमिली के इतने बड़े थ्रेट के बावजूद लिन फैमिली ने उसे सपोर्ट नहीं किया होता। फिर लिन पांगशी की आंखों में देखते हुए उसने कहा, मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारी प्रोटेक्शन में डिवोट कर दूंगा। कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। वह ब्लश करने लगी। लिन हाउ ने क्विकली इंटरप्ट किया, उसे बैठने के लिए कहा और रिक्वेस्ट की कि वह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड में उसकी बेटी और लिन फैमिली के अन्य स्टूडेंट्स का ख्याल रखे। चू फेंग ने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा कि जिस फैमिली ने उस पर इतना बड़ा फेवर किया है वह उन्हें कभी नहीं भूलेगा। चू फेंग ने फिर अपना मास्टर प्लान रिवील किया। उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे पब्लिक एंड ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स फैमिली के एरोगेंस और खुद को सबसे सुपीरियर समझने के एटीट्यूड से नफरत करने लगे हैं। चू फेंग ने लिन हाउ को एक स्पेशल अलायंस फॉर्म करने का आइडिया दिया जहां सभी सेकंड और थर्ड टियर फैमिलीज यूनाइट होकर आउटर बैटलफील्ड में इन टॉप लेवल एलिट्स और सु फैमिली के अगेंस्ट खड़ी होंगी। लिन हाउ हैप्पीली एग्री हो गया और उसने अलायंस को असेंबल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। पूरा एटमॉस्फेयर काफी पॉजिटिव हो गया और फाइनली लिन हाउ ये कहते हुए चले गए, तुम दोनों यंगस्टर्स को मिले हुए इतना लंबा समय हो गया है, इसीलिए गार्डन में कुछ टाइम अकेले स्पेंड करो। कुछ दिनों बाद हमारी यूनिवर्सिटी की टीम फाइनली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड के लिए डिपार्ट हुई। मैंने मन में डिसाइड कर लिया था कि अब सबको एक ट्रू मार्शल सेंट फैमिली की माइटी पावर दिखाने का टाइम आ गया है। उनका क्या है? रास्ते में हेड ऑफिसर ने एक लंबा मोटिवेटिंग स्पीच दिया। उन्होंने सबको बताया कि आप सभी अपकमिंग ड्रैगन कंट्री के फ्यूचर पिलर्स हैं, लेकिन यह बैटलफील्ड कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ आपका सामना एलियन रेसेस के उन एक्सपर्ट्स से होगा जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो लोग इस ब्लड बाथ से सरवाइव करेंगे वे कंफर्म्ड 6th रैंक या 7th रैंक ग्रैंड मास्टर्स के रूप में वापस लौटेंगे। उन्होंने सबके सेफ रिटर्न की विश की। कुछ समय ट्रेवल करने के बाद हम फाइनली उस मिस्टीरियस प्लेस 1000 ईयर लोन सिटी में लैंड कर गए। 9th सिटी के जनरल क्विंटन ने लाउडली हमारा वेलकम किया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारे बेसिक एकोमोडेशंस अरेंज कर दिए गए हैं और सबके रेस्ट करने के बाद शाम ठीक 5 बजे प्लाजा के मेन एरिया में एक गैदरिंग होगी। वहां जाने के रास्ते में हीरो चू फेंग मेरे पास आया और ब्लंटली बोला, सियो, अब हमने आउटर स्पेस बैटलफील्ड में एंटर कर लिया है। यहाँ मैं तुम्हें कॉमन पीपल्स के यूनियन की पावर दिखाऊंगा। तुम्हारे जैसा एरोगेंट अमीर किड सिर्फ पैसे पर फोकस करता है, लेकिन तुम्हें कभी भी जनरल पब्लिक और वॉरियर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा। मेरे सबऑर्डिनेट ने चू फेंग को घूर कर देखा और फुसफुसाया, बॉस, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमने उन्हें बॉयकॉट किया है? रियलिटी तो कुछ और ही है। मैं स्माइल किया और एक कोल्ड वॉइस में रिप्लाई किया, परहैप्स ये इडियट्स ओवर कॉन्फिडेंट हैं। जल्द ही चू फेंग ने अन्य यूनिवर्सिटीज और नॉर्मल फैमिलीज के स्टूडेंट्स के साथ नेटवर्किंग शुरू कर दी। उसने मिलिट्री एकेडमी की एक स्टूडेंट फेंग हो को नोटिस किया। वह उसके पास गया और खुद को इंट्रोड्यूस किया, यह कहते हुए कि वे नेक्स्ट 4 इयर्स तक एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। चू फेंग ने तुरंत एक इमोशनल ड्रामा लॉन्च कर दिया। मुझे स्लैंडर करते हुए कहा कि सुयू, जो लीडर है, सिर्फ अपनी मार्शल सेंट फैमिली को बेस बनाकर दूसरों को बुली करता है और एंगेजमेंट्स के लिए फोर्स करता है। जब मेरी फ्रेंड ने रिफ्यूज कर दिया तो उसने न सिर्फ रिलेशनशिप तोड़ दिया बल्कि उसके फादर को भी बैडली पीटा। इस वजह से सभी स्टूडेंट्स उसके ग्रुप को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वे भी मारे जाएंगे। लिन पांगशी ने उसे फॉलो किया और आंसू बहाते हुए झूठ बोला। वह 7 साल से उसे परस्यू कर रहा है और जब उसने रिफ्यूज किया तो उसने अपनी पावरफुल पोजीशन का यूज करके उसकी फैमिली को अब्यूज किया। उनके इस वाइल्ड रेंट को सुनकर पास खड़े ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स गुस्से से भर गए कि एलीट फैमिलीज तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स से भी ज्यादा डेंजरस और वाइल्ड हैं। फेंग हो ने उनके पूरे ड्रामे को इंटेंटली सुना। फिर वहां खड़े होकर वो फ्यूरियस हो गई और बोली, वो 7 साल से उसे हैरास कर रहा है। उसने स्टूडेंट से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, तो मैं एक
एक बात जानना चाहती हूँ, क्या आप सबको कभी किसी अमीर फैमिली या स्पेसिफिकली इन एलिट्स द्वारा हर्ट किया गया है, या आपके पास इस लड़की जैसी कोई सिमिलर स्टोरी है? चू फेंग ने ब्रदरली अफेक्शन फेंग करते हुए फेंग हो से कहा कि इन एलिट्स के नेचर्स एक्सट्रीम होते हैं और आपको स्कैम होने से वियरी रहना चाहिए। लेकिन फेंग हो का एक्सप्रेशन पूरी तरह चेंज हो गया और उसने एक लाउड बोल्ड वॉइस में मेरी तरफ देखा और पुकारा, बॉस सू, तो क्या न्यूज में दिखने वाले वे नए टॉय बॉयज और वह नेस्टी वुमन जो आपको एटीट्यूड दिखा रही है, वे वही है ब्रदर? वे एकदम परफेक्ट पेयर लग रहे हैं। चू फेंग ने चोक होते हुए पूछा, तुम क्या कह रही हो और उससे तुम्हारा क्या मतलब है? फेंग हो ने एक हर्टी लाफ के साथ कहा, मेरा सिंपली मतलब ये है कि मैं तुम पर और तुम्हारे बगल में खड़ी उस फेक वुमन पर पूरे दिल से हंस रही हूँ। फिर फेंग हो अपनी एकेडमी के बाकी लोगों की तरफ मुड़ी और चिल्लाई, भाइयों, मेरी एकेडमी के सोल्जर्स, मुझे इस एक डाउट का आंसर दो, क्या तुम इन लोगों पर ट्रस्ट करते हो या अपने बॉस सुयू पर? मैं भीड़ की तरफ बढ़ा और कुएं के मेंढक वाली प्रोवर्ब कोट की। उनकी आंखों में घूरते हुए मैंने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिर्फ कुछ खाली वर्ड्स से पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो? चू फेंग के पसीने छूट गए और उसने पूछा, सुयू, तुम कौन सा नया प्लान लेकर आए हो? फेंग हो ने एरोगेंटली रिप्लाई किया, ये भूल जाओ कि यहाँ कोई गेम्स खेल रहा है। हमने सालों पहले तुम्हारी और लिन फैमिली की रियलिटी इन्वेस्टिगेट कर ली थी। अगर हम इस आउटर बैटलफील्ड के रूल्स में ट्रैप नहीं होते तो हमारी एकेडमी के सभी 3000 स्टूडेंट्स तुम्हारे घर में घुस जाते, सिर्फ तुम दोनों से अकेले में चैट करने के लिए। मैंने लाउड वॉइस में भीड़ को पुकारा, मेरे भाइयों, इन्हें लाउडली बताओ, क्या आपको लगता है कि सुयू फोर्सफुली किसी के घर में एंटर करेगा और उन्हें बुली करेगा? सभी 3000 सोल्जर्स ने एक साथ चिल्लाकर कहा, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने जनरल स्टूडेंट्स की तरफ पॉइंट किया और पूछा, तुम मुझे बताओ चू फेंग, क्या ये लोग तुम्हारी इस एक फॉल्स स्टोरी पर बिलीव करेंगे या मेरे इन 2762 हार्ड वर्किंग भाइयों पर? मैंने उन भाइयों से दोबारा पूछा, क्या तुम मेरी फैमिली के हाईएस्ट मार्शल सेंट रैंक से डरते हो? उन्होंने कहा, नेवर। फिर मैंने डीपेस्ट फाइनल क्वेश्चन पूछा, इन फूल्स को बताओ, बॉर्डर पर अपने खून से उस पीसफुल लैंड की प्रोटेक्शन कौन करता है जहां वे हर दिन रहते हैं, उन सिटीज की जहां वे अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करते हैं? उन सब ने एक साथ कहा, हमारे प्रॉड मार्शल सेंट्स। मैंने आगे पॉइंट आउट किया कि इस एकेडमी में खड़े इन लोगों में से किसी के भी फादर अमीर नहीं है, वे एलीट फैमिली से बिलोंग नहीं करते, उनकी स्टोरी सब बॉटम से स्टार्ट हुई थी। उन सब ने हार्ड वर्क किया और बिना किसी पैसे के अपनी लाइवलीहुड अर्न की। उन्होंने इन स्कूल्स और एकेडमिक्स में एंट्रेंस सिक्योर किया और उन्होंने हमारी जैसी टॉप फैमिलीज की चैरिटी और बेसिक रिसोर्सेज के साथ हार्ड वर्क के थ्रू अपनी फॉर्च्यून बिल्ड की। हमने बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, हमारी हेल्प से वे अपग्रेड होते हैं और अपनी कंट्री के पिलर्स बनते हैं। तो क्या उनमें से कोई मेरे या एलीट फैमिलीज के अगेंस्ट गुस्सा रखता है? हम उन्हें सप्रेस करते हैं। मैंने अपना चेहरा सहलाते हुए लाउडली पूछा, जब चू फेंग जैसा कोई आदमी जो एक अच्छी पोजीशन से ऊपर उठा खुद को पुअर विक्टिम कहता है, तो फिर जमीन से ऊपर उठे गरीब लोग के टैग का रियल मीनिंग क्या रह जाता है? फेंग हो ने आगे बढ़कर चू फेंग को अल्टीमेट रियलिटी का करारा झटका दिया। उसने कहा, बॉस सुप बिल्कुल राइट है, किसी एलीट ने तुम्हें परेशान नहीं किया है और तुम बस इंटरनेट ट्रेंड्स को फॉलो करके एलीट से नफरत कर रहे हो। तुम सब लोग ध्यान से सुनो, यह एकेडमी सुयू के फादर की रैंक के बेसिस पर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। सुयू ने हमें कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही हमारी औकात दिखा दी थी। सेम जनरल पावर लेवल का यूज करते हुए बॉस सू ने अकेले ही फील्ड संभाल ली थी। उन्होंने 3000 स्टूडेंट्स की हड्डियां तोड़ दी थी और एक रिकॉर्ड फाइट में कभी नहीं हारे थे। क्या तुम किड्स को इस अल्टीमेट रॉ पावर के लेवल डिफरेंस का कोई आइडिया भी है? वो पीसफुल रिफ्लेक्शन के बाद मेरी आंखों के सामने सिस्टम का पॉपअप फिर से आ गया। नोटिस, मेन कैरेक्टर चू फेंग की ओवरऑल रेपुटेशन पूरी तरह रूइन हो चुकी है। कांग्रेचुलेशंस, आपको नए 3000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। इसके साथ ही एक पैकेट भी दिया गया जिसमें शुयान पिल थी, जिसके सिर्फ एक ट्राई से मेरी करंट 7th रैंक ग्रैंड मास्टर पावर एक स्मॉल रैंक बढ़ जाएगी। मैं हंसा और खुद से कहा, मैंने इस आलसी भेड़ चू फेंग का एक बार फिर पूरा एडवांटेज उठा लिया है। ऐसी छोटी भेड़ को जिंदा रखने में एक स्पेशल प्लेजर और बेनिफिट है। असली बेनिफिट तो उसे तब तक जिंदा रखने में है जब तक कि उसका पूरा फैट लेवल रीच ना हो जाए। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के तुरंत बाद हमारे ऑफिसर यानी जनरल ग्राउंड पर पहुंचे और ऑफिशियल मैसेजेस पास करने लगे। उन्होंने अपना स्पीच ये स्टेट करते हुए शुरू किया कि यह कैंप एक ऐसी लोकेशन पर सिचुएटेड है जो ह्यूमन रेस की बाउंड्री के सेंटर सेक्शन में आती है, इसलिए आपको करंट सिक्योरिटी अटैक से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि आपका एक सिंपल मिशन अगले 4 साल तक सरवाइव करना और ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। दूसरा, इंपॉर्टेंट गोल पॉइंट्स एक्यूमुलेट करना है। 4 साल बाद एक
गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स वाले स्टूडेंट्स सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो जाएंगे। ये पॉइंट्स डायरेक्ट एलियन बैटल्स जीतने, इंपॉर्टेंट रेयर मटेरियल्स कलेक्ट करने एंड डेडली जंगल बीस्ट्स को मारकर उनके कोर्स ऑब्टेन करने से मल्टीप्लाई होंगे। किसी नए रिसोर्स जोन को मार्क करने पर ऑटोमेटिकली पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया कि आर्मी को कोई भी रेयर मटेरियल फोर्सफुली हैंड ओवर करना रिक्वायर्ड नहीं होगा। यह प्योरली पॉइंट्स इंक्रीज करने का एक ऑप्शन है। फ्री एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करने से पहले उन्होंने 2 रूल्स रिलीज किए। नेक्स्ट डे हम सब एक 10 डे एग्जैक्ट बैटल ट्रायल के लिए आउटर लिमिट्स अनेस्ट जंगल एरिया की तरफ बढ़ेंगे। टास्क स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जितने हो सके उतने डेडली क्रीचर्स का हंट करो और उनके एनर्जी कोर्स ऑब्टेन करो जो हमारे रियल टाइम आवर्स और रैंक्स को अपडेट करेंगे। फाइनल अनाउंसमेंट में स्टेट किया गया कि इस पूरे टास्क की लिस्ट के टॉप 10 कैंडिडेट्स को डायरेक्टली फर्स्ट सिटी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जहां सभी ब्लू प्लेनेट यूनिवर्सिटीज के बिगेस्ट क्लैश बैटल टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट होगा, जिसमें मैसिव आइटम्स और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इस अनाउंसमेंट के साथ उन्होंने आईडी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया और फाइनली हमें फील्ड को रैंडमली एक्सप्लोर करने की परमिशन मिल गई। मेरे डैड सुलोन की तरफ से एक कम्युनिकेशन आया। कुछ ही देर बाद मुझे उनके पास समन किया गया। उन्होंने कहा, इस बार मुझे इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ चीजें बतानी है। कल के 20 असेसमेंट्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बेस पर कंफर्टेबली कल्टीवेट करो। असली टास्क ये है कि इस साल के 5 रीजन्स एक्सचेंज कंपटीशन में मैं चाहता हूँ कि तुम नियान और हेफे रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स को टेस्ट करो। हमें उनके बारे में कुछ अनयूजुअल नोटिस करने की जरूरत है। हमें रिपोर्ट्स मिली है कि इन दोनों रीजन्स पर एक एलियन रेस के साथ कोल्यूड करने का सस्पेक्ट है। मैंने कहा, यह टास्क आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चूंकि आपने इतना करेज दिखाया है, मैं इसे पूरी तरह हैंडल कर लूंगा। पापा ने कहा, अगर इस मैटर में कोई मार्शल सेंट इन्वॉल्व है तो फिर मैं रिलीव्ड हूँ। फिर उन्होंने कहा, बेटा, असेसमेंट ओवर होने के बाद मैं फ्रंट लाइंस पर जाना चाहता हूँ और तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलना चाहता हूँ। वह भी तुमसे मिलने के लिए बहुत एंग्जायस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रंट लाइंस पर एक एलियन रेस के मार्शल सेंट उन पर इतनी क्लोज वॉच रखते हैं कि वे वहाँ से लीव भी नहीं कर सकते। पापा ने फिर जनरल क्वीन से कहा, ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। आपको परेशान करने के लिए सॉरी जनरल क्वीन। जनरल क्वीन ने कहा, फैमिली हेड, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? उस साल आपने ही मेरी लाइफ बचाई थी और आपने मेरे लिए 9th ग्रेड ब्रेक थ्रू के रिसोर्सेज भी प्रिपेयर किए थे। मैं तो बस यंग मास्टर को कॉल करने यहाँ एसोयन आया हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। डैड राइट थे। आपने उन रिसोर्सेज को अपनी मिलिट्री मेरिट से एक्सचेंज किया था। मैंने उन्हें प्रिपेयर नहीं किया था। यह बात क्लियर होनी चाहिए। मैंने जनरल क्वीन को कैंग्रेचुलेट किया। कैंग्रेचुलेशंस जनरल क्वीन, आप जल्द ही एक 9th ग्रेड ग्रैंड मास्टर बनने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में आपका प्रमोशन बस कुछ ही समय की बात है। जनरल क्वीन हंसी और बोली, सो यंग मास्टर मजाक कर रहे हैं, ये सिर्फ लक है। फिर उन्होंने कहा, चलो मिलिट्री बेस पर कुछ खा लेते हैं। तुम इतने सालों से यहाँ नहीं आए हो, शायद तुम बीस्ट मीट का टेस्ट भूल गए हो। जब असेसमेंट ओवर हुआ तो चू फेंग ने एक फ्राइटनिंग स्कोर किया। 7280 पॉइंट्स के साथ उसने 20 7th ग्रेड बीस्ट्स को मारने के बाद फर्स्ट प्लेस हासिल किया। ये चिंग सेकंड आया, फेंगटिंग थर्ड आया और इस तरह एक्सचेंज कंपटीशन की सीट्स ऑफिशियल लॉक हो गईं। इंस्ट्रक्टर ने कहा, मैं पहले रिपोर्ट करने सिटी लॉर्ड के रेजिडेंस जाऊंगा। आप सब तब तक यहाँ मिंगल करो। फिर कंपटीशन के दौरान एक छोटा सा ड्रामा ब्रेकआउट हो गया। एक आदमी ने लिन पेंगक्सी को टीज करते हुए कहा, तुम ब्यूटीफुल हो लेकिन तुम सिर्फ 5th ग्रेड में हो और फिर भी कंपटीशन में एंटर कर गई। ऐसा लगता है कि तुम्हारे जान जियांग की मार्शल आर्ट बहुत वीक है। क्यों ना हम आज रात बैठकर कुछ ड्रिंक्स लें? लड़की ने गुस्से में एक्सक्लेम किया, कितना डिस्गस्टिंग आदमी है। पास खड़े चूफेंग ने कहा, अभी अपना हाथ मत उठाओ, उसे थोड़ा और जिंदा रहने दो। मैं एरिना में उसे इसके लिए पे करवाऊंगा। सडनली एक लड़की ने एरिना में एंटर किया। उस आदमी ने फिर कहा, ब्यूटीफुल, मैं तुम्हें मुझसे प्राइवेटली बात करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। चलो थोड़ा मार्शल आर्ट डिस्कशन करते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? दफा हो जाओ। उसने रिप्लाई किया, वुमन, यह एक ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं। फिर मैं तुरंत वहाँ पहुँचा और उसे जमीन पर फेंक दिया। हम जैसे लोगों से बात कर पाना तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। अगर तुम प्रॉपर्ली बोल नहीं सकते तो बस चुप रहो। वह गुस्से में एक्सप्लोड हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की बास्टर्ड? मैं डेफिनेटली तुम्हें इसके लिए बहुत हैविली पे करवाऊंगा। मुझे अकेला छोड़ दो। किसी ने उसे रोका। फिर उसने कहा, अगर मुझे आज आंसर नहीं मिला तो यह मैटर यहीं एंड नहीं होगा। मैंने कहा, क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो? उसने फिर कहा, बास्टर्ड, मेरा एक पंच खाओ। फिर एक फाइट ब्रेकआउट हो गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें एनीमे एक्स मैन हवा को, ताकि आगे और भी वीडियोस आते रहे।